तस्वीर को आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले ओवैसी साहब, अगर 2 मिनट में आप ये रख पाएं कि बदलते भारत को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, यकीनन हमारे मुल्क को आज़ाद होकर 71 साल का एक लंबा अरसा हुआ है। कोई ये नहीं कह सकता कि हिंदुस्तान ने तरक्की नहीं की, मगर जहाँ पर हम कहते हैं तरक्की ही, वहीं पर हमको इस बात को ही मानना पड़ेगा कि ख़ास तौर से तालीम के मैदान में, हेल्थ के मैदान में और हमारे डिफेंस प्रोडक्शन के मैदान में और फिर पर कैपिटा इनकम में, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हमने काफ़ी बदलाव नहीं देखा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर हम तवज्जो लें। और आखिरी बात यह है कि इस मुल्क की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 65% का, वो 35 साल से कम उम्र का है। तो इनके बहुत सी उम्मीदें हैं, इनके बहुत से ख्वाब हैं, और इसको पूरा करना मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी करेगा तो यकीनन भारत एक बदलने के रास्ते पर जाएगा, वरना फिर बहुत बड़ी नाउम्मीदी और मायूसी इस बड़े तबके को होगी। आपको वैसे क्या लग रहा है, अभी वो उम्मीदें पूरी हो रही हैं उस वर्ग की जिसकी आप बात कर रहे हैं? है देश में ऐसी सरकार? अब नहीं मालूम। अब पिछले 2.5 साल में हमने जो मोदी सरकार को देखा, जिनके पास 280 लोकसभा की सीटें हैं, मगर जो तवक्कात, जो उम्मीदें वाबस्ता थी, उस पर तो नहीं उतरे। मिसाल के तौर पर जो वादा किया गया था कि एम्प्लॉयमेंट का, मगर 5 साल में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट 5% तक पहुंच चुका है। जो वादा किया गया था कि इकॉनमी को रिवाइव किया जाएगा, वो इकॉनमी रिवाइव नहीं हो रही है। डॉलर के बारे में कहा, किसी ने, बड़े आदमी ने कहा था कि 37 रुपये हो जाएगा, वो 70 रुपये के ऊपर हो चुका है। टेररिज्म में कमी की बात थी, टेररिज्म में कमी नहीं हो रही। 360 से ज़्यादा सीज फायर वायलेशन हो चुके हैं। कश्मीर के मुद्दे पर बीजेपी ने बड़ा सख्त रुख अख्तियार किया था, 4 महीने वहाँ पर कर्फ्यू रहा, 90 से ज़ायद लोग मारे गए। तो यकीनन इसमें कोई मुझे बदलाव नज़र नहीं आता या कुछ काम नज़र आता उसमें। तो भूपेंद्र यादव साहब, फिर भारत कैसे बदल रहा है, और अगर बदल रहा है तो कहाँ जा रहा है, पूछ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी जी। सबसे पहली बात यह है कि भारत का युवा वर्ग है, उसके लिए संभावनाओं और अवसरों का जो क्षेत्र हमको खोलना था, पिछले 2 सालों में उन संभावनाओं और अवसरों को हमने बहुत तेजी से खोला है। उस संभावना और अवसर को खोलने के लिए सबसे जो बड़ी ताकत है, जैसा कि अभी ओवैसी साहब भी कह रहे थे कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी देश की आबादी का एक बहुत बड़ा तबका था जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से दूर था। उसको इकोनॉमिकली एम्पावर करना, उसको इकोनॉमिकली इंक्लूजन की गतिविधि में लाना और उसको सोशल सिक्योरिटी देना। और उसके लिए जो सबसे बड़ी बात है कि अभी तक इस देश की सबसे बड़ी समस्या थी कि जो हमारे संसाधन हैं वो नीचे के व्यक्ति के तक पहुंच नहीं रहते। उन संसाधनों को कैसे नीचे व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, उसके लिए एक पारदर्शी व्यवस्था खड़ी करना। आज देश की सरकार ने ऐतिहासिक और फैसला जो आर्थिक क्षेत्र में किया है, उसको करने का कारण यह है कि हमको अपना जो एक पूरा जो अर्थव्यवस्था थी, जिसमें एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, समानांतर अर्थव्यवस्था चलती थी, और देश का शासन ऐसा हो गया था कि अगर आप कोई मकान खरीदने जाएंगे, आप कहेंगे मेरे पास 50 लाख वाइट है, तो उसको कहा जाता था नहीं, 50 लाख ब्लैक और लेकर के आओ। अब आप 50 लाख ब्लैक दोगे, उसके बाद कहोगे कि मेरे जितने भी विकास के कार्य हैं, उन सारे विकास के कार्यों को पूरा करें। मैं सरकार को टैक्स दूं या नहीं दूं, मैं अपनी समानांतर अर्थव्यवस्था रखूं, लेकिन सरकार को विकास के काम पूरे करने चाहिए। तो इसको कैसे आप लेकर के आएंगे? दूसरी बात, देश में आर्थिक विकास के लिए सहमति बनाना। पहली बार आजादी के बाद ऐसा हुआ है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में केंद्र और राज्य एक राजनीतिक सहमति के साथ आकर के जीएसटी के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए आज तैयार हुए हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक साधारण व्यक्ति को जो विश्वास मिला है, अब देश परिवर्तन से आगे देश बदलाव की ओर जा रहा है। और जो हमारे देश का जो बदलाव है, उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि एक व्यक्ति एक मूल्य, उसको वैल्यू बेस्ड लाइफ जीने का अवसर कैसे मिले। और केवल आप कह रहे हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, भूपेंद्र यादव जी आप बात कर रहे हैं, आपने नोटबंदी का भी जिक्र किया, पर नोटबंदी पर ही तो सियासी घमासान मचा हुआ है। इसे तो तुगलकी फरमान कहा जा रहा है विपक्षी दलों द्वारा। नहीं, तुगलकी फरमान कहने वाले चर्चा क्यों नहीं कर रहे? आखिर चर्चा तो होनी चाहिए ना। क्यों सदन का बाइकआउट कर रहे हैं? आप चर्चा करिए, आप चर्चा करिए, सवाल आप ही से है। आप सबसे बड़ी, जब तक आप चर्चा नहीं करेंगे, आप सदन को चलने नहीं देंगे, आप सदन में रोज नए नए विषय और नए नए मांग उठाएंगे,
और चर्चा करने से ही सारे विषयों के समाधान निकल के आते हैं। चर्चा क्यों और नहीं हो रही है? आप ये मान के चलिए कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं पे कोई प्रश्न नहीं उठाया, इसके ऑब्जेक्टिव का कहीं पर कोई प्रश्न नहीं उठाया, किसी के मन में भी कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन खुली राजनीतिक चर्चा होनी चाहिए। संसद को चलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसके लिए तो विपक्षी दल जिम्मेदार। जवाब देना चाहेंगे, संसद को क्यों रोक रहा है विपक्ष? देखिए, बीजेपी और एनडीए के पास 300 से ज्यादा एमपी हैं लोकसभा में, तो अपोजिशन ये कह रहा है कि आप किसी भी रूल में करवा लीजिए डिबेट, उसमें वोटिंग हो, मगर बीजेपी ये चाहती है कि उनके खिलाफ कोई आवाज ना उठे। ये इनका एक एरोगेंट एटीट्यूड है। वो ये समझते हैं कि वो जो भी फैसला लेंगे हम उनके पीछे आ जाना, ताबेदारी करना। बीजेपी हरगिज ये नहीं चाहती, खासतौर से मोदी खुद नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कोई भी आवाज उठे। वो ये समझते हैं कि वो दिल्ली के सल्तनत के सुल्तान हैं और वो जो फरमान जारी कर दिए बादशाह सलामत की तरफ से, तो हम तमाम गुलामों को उस पर हाथ पे हाथ रखकर कहना चाहिए कि हम उसको कबूल करते हैं। वो नहीं है, ये जमहूरियत है। आप डिबेट करवा लीजिए, वोटिंग होगी, उसमें आप ही जीतेंगे, मगर हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम आपके फैसले से मुत्तफिक नहीं है। दूसरी बात ये है कि 8 नवंबर से लेकर अब तक सल्तनत मुगलिया में शायद इतने फरमान किसी बादशाह ने जारी नहीं किए थे कि जितने अब तक 180 फरमान जारी हो चुके हैं। अब ये नहीं मालूम कि कल तक क्या होने वाला है। तीसरी बात यह है कि नेशनलिज्म की डिबेट आपने उसको जोड़ दिया। पहले 8 नवंबर के दिन कहा कि काउंटर फिट करेंसी को खत्म करना है, जब ये कहा गया कि नहीं खाली 0.07 तो कहा गया नहीं टेररिज्म को खत्म करना है। फिर जब टेररिस्ट मारे गए कश्मीर, उनके पास नए 2000 की नोट निकली तो कहा ब्लैक मनी को खत्म करना है। फिर जब पब्लिक ने कहा कि ब्लैक मनी में कैश सिर्फ 4% है तो कहा गया कि नहीं नेशनलिज्म पे आ गए। जब नेशनलिज्म की दाल नहीं गली तो कहा गया अब कैशलेस सोसाइटी। इन तमाम में 90 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि प्रोफेसर रोगोनॉफ, कौशिक बासु और आपके लैरी समर्स, ये तमाम लोग, चलिए ये गलत कह रहे हैं, आपकी ताईद में कौन है? अमिताभ बच्चन। आपकी ताईद में कौन है? अजय देवगन। क्रिकेटर्स हैं। यही लोग समझ रहे हैं डिमोनेटाइजेशन को। हिंदुस्तान की आवाम ये जानना चाह रही है कि भाई साहब मेरा पैसा बैंक में है, कौन से लॉ के तहत आप मुझे रोक रहे हैं? आर्टिकल 300A मनी, पैसा जो है प्रॉपर्टी है, आप कौन से लॉ में रोक रहे हैं मुझे बताइए। किसने अख्तियार दिया आपको कि मेरा पैसा मैं नहीं निकाल सकता? आप जवाब देना चाहिए। कौन नहीं, वो बता दीजिए। आप लॉ बता दीजिए कि इसके तहत हम रोक रहे हैं। याद नहीं तो आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी रोकिए। हम आपके नेशनलिज्म डिबेट के कायल नहीं है। अगर मैं लाइन में खड़े होकर मर रहा हूं तो क्या नेशनलिस्ट हूं? ये क्या, मैं तो मरने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं पैसा निकालने के जा रहा हूं। जो लोग अपने पैसे के लिए लाइन में लाठियां खा रहे हैं, जिनकी मौतें हुई, उनका जवाब कौन देगा? राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार किसी का छीना नहीं गया है। दूसरी बात, अगर बैंक रेगुलेशन है तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है उसके सेक्शन 35(1) में बैंक को रेगुलेशन करने का अधिकार है। सामान्य परिस्थिति में भी जब आप अपने एटीएम पे जाते हैं तो हर एटीएम की 10,000 और 15,000 की लिमिट होती है। अगर आपके घर में कोई रंग रोगन का कार्य है तो थोड़े समय के लिए घर अर्थव्यस्त होता है, पर जब देश की अर्थव्यवस्था को अनिर्णय के कारण, जब देश की अर्थव्यवस्था को भ्रष्टाचार के कारण दीमक लगी हुई थी और हमने 70 साल की दीमक को हटाने का प्रयास किया है, तो इस पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। आखिर देश की जो एक सड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, जिसमें आज ईमानदार व्यक्ति एक तरीके से मन में बड़ी आशंका रखता था, जो एक सामान्य मध्यम वर्ग था, गरीब व्यक्ति था, वो मन में ये आशंका रखता था कि मैं तो ईमानदारी से पैसा कमा रहा हूं, लेकिन देश में जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो काला धन रख रहे हैं, उस काले धन का क्या होगा। जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है कि हमारी जीडीपी का जो 12% है वो हमारी जीडीपी और मुद्रा का रेशो है। आप इस बात को एक और देखिए, रिजर्व बैंक की एक स्टडी है, वो ये स्टडी ये कहती है कि हिंदुस्तान में जो कैश का जो फ्लो है उसके अनुपात में जो मुद्रा का फ्लो है, दोनों में बड़ा अंतर है। एक बहुत बड़ा पैसा जो है वो अर्थव्यवस्था में संग्रहित हो रहा था। और आपकी इन बातों में दम भी होगा भूपेंद्र जी। मेरा सवाल ये है कि जब आप गरीब की बात करते हो, जैसे देश के प्रधानमंत्री और हमारे वित्त मंत्री भी कहते हैं कि ईमानदार को अपनी ईमानदारी पर गर्व है, पर वो ईमानदार व्यक्ति अगर लाइन में लाठियां भी खा रहा है, 24,000 के वादे के बाद 10,000 मिल रहा है, उसे बैंक टोकन देता है, अगले दिन उसको पैसा नहीं मिलता। मेरा सवाल ये है कि क्या लोगों के मन में अब ये सवाल नहीं आएगा, भाई फैसला शायद अच्छा था लेकिन सरकार लागू करने में चूक गई, सरकार ने हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा जब ये फैसला लागू किया? हमारे विपक्ष के लोग कितने ईमानदार है आप ये देख लीजिए।
कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जाके लाइन में लगे 3 घंटे में पैसे लेकर के आ गए और जनता से पूछ रहे हैं आपको मिले या नहीं मिले। जनता को जो थोड़ी तकलीफ है उसको हम स्वीकार करते हैं, हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार जो एक बहुत बड़ा कष्ट है, कालाधन जो एक बहुत बड़ा कष्ट है, इस देश में फेक करेंसी जो एक बहुत बड़ा कष्ट है। और फेक करेंसी में मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वो जो 500 रुपए और 1000 रुपए की जो फेक करेंसी का नोट है, उसका एंड यूजर कौन है? वो तो गरीब को ही जाके मिलेगा, उसका एंड यूजर कोई बैंक नहीं है, उसका एंड यूजर कोई पैसे वाला आदमी नहीं है। अगर एक गरीब को फेक करेंसी का 500 रुपए का नोट मिलता है जिसको वो कहीं नहीं बदलवा सकता है, उससे अच्छा है कि 10 दिन के लिए लाइन लग जाए, लेकिन इस विषय का एक परमानेंट निपटारा हो जाए, और वही हमने किया है। मैं आपसे बता रहा हूँ। ओवैसी साहब अपनी बात रखिएगा, बस एक छोटी सी चीज जोड़ दूं सर, क्या हम उन तस्वीरों को नजरअंदाज करते हैं जब नाले से इतने बड़े बड़े क्रेट निकल रहे हैं पैसे के, जब गंगा में फाड़ फाड़ के नोट बहाए जा रहे हैं, जब बहुत ज्यादा काला धन जो है वो निकल कर आ रहा है, तो लोग तो परेशान है, जिन्होंने काला धन जमा किया वो छटपटा तो रहे हैं या नहीं? देखिए 14 लाख करोड़ 75,000 ब्लैक का पैसा है, ये गवर्नमेंट ने कहा, यानी 500,000 के। अब तक बैंक में 11 लाख करोड़ आ चुके हैं। मैं तो मुबारकबाद दूंगा कि आप पूरा वाइट कर देने वाले हैं अभी आप सबका, यानी 11 लाख करोड़ नवंबर दिसंबर के पहले हफ्ते में आ गए हैं, तो 30 दिसंबर तक तो 15 लाख करोड़ के करीब हो जाएगा। दूसरी बात, इनकम टैक्स की स्टडी है कि हिंदुस्तान में जो ब्लैक का पैसा है उसमें कैश सिर्फ 6% है, सिर्फ 6% है, और आप उसके पीछे जा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि आप और कांग्रेस ने क्यों सुप्रीम कोर्ट से अपनी रिट वापस ली? आपने खुद बाहर के फॉरेन कंपनी से पैसा लिया इलेक्शन के लिए, और फिर आज आप अपनी रिट वापस ले लेते, और उसको कानून पार्लियामेंट बनाते इस तरह से है। कल आप लोकसभा में कानून पास कर दिए और प्रधानमंत्री गरीब को स्कीम बनाए, ये कंसोलिडेट फंड में नहीं जाएगा, ये फेडरलिज्म के खिलाफ है। और मैं क्यों आपकी तकलीफ उठाऊं, आप क्यों तकलीफ उठाऊं? आप कौन होते मुझे तकलीफ देने के लिए? नहीं, आप कौन तकलीफ देने के लिए? आप कौन होते? मैं क्यों ठहरूं आपके लिए 30 दिसंबर तक? क्या कोई गारंटी दे सकता है कि 30 दिसंबर के बाद मुझे पूरा पैसा मिल जाएगा? बताइए, गारंटी दीजिए। फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि और 2 क्वार्टर्स ठहरना पड़ेगा। किस लिए ठहरेंगे? आपकी वजह से। आप मनमानी करते जाएंगे और गरीब आवाम तकलीफ उठाए। 100 लोग मारे गए शादी के लिए 2.5 लाख। नहीं, कोई शादी करता है 2.5 लाख में? बताइए कहां से शादी होगी? 2.5 लाख भी नहीं मिल रहे उसको। तो ये हर चीज को बीजेपी जो है नेशनलिज्म से जोड़ देती है। और आप लोग एक बड़ी बात कह रहे हैं सर, मैं इसका जवाब भूपेंद्र जी, क्या हर चीज को नेशनलिज्म से जोड़ा जा रहा है कि नोटबंदी बड़ा फैसला है, इसके साथ हो तो राष्ट्र के साथ हो, नहीं हो तो एंटी नेशनल हो? क्या ऐसा हो रहा है? देखिए, 70 साल तक इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में रहा, उसको किसी ने सोशल सिक्योरिटी देने का काम नहीं किया। उसको सोशल सिक्योरिटी देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से शुरू हुआ। और जब हम सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो किसी में भेद नहीं करते, भारत के हर आदमी को सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उसको सरकार देने का काम करती है। दूसरा, लगभग इस देश में 40% से ज्यादा लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में छोटे छोटे उद्योग धंधों में लगे हुए हैं। उनको मुद्रा योजना के तहत लाभ देने का काम ये हमारी सरकार ने किया। इस देश में एक बहुत बड़ा कौशल विकास की आवश्यकता है, उसको देने का काम हमारी सरकार ने दिया है। जो हमारी सरकार ने काम किया है वो हमने एक साधारण व्यक्ति को ये विश्वास दिया है कि जो देश का पैसा ये उसके लिए है, ये पैसा किसी की तिजोरी में रखा हुआ पैसा नहीं है। और इसलिए आज ये जो अभी ओवैसी साहब कह रहे हैं कि 8 लाख 9 लाख करोड़ रुपए आया है, तो हाँ 11 लाख आया। हमें गर्व है कि देश के तहखानों में सड़ा हुआ पैसा देश के बैंक की तिजोरी में आया है और वो देश के गरीब के लिए खर्च होगा। ये हमारा काम था और हमने किया। आपको तो हमको बधाई देनी चाहिए। ओवैसी साहब, मेरा एक सवाल आपसे है। मैं कहीं पढ़ रही थी, आपने बात कही थी, और अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे दुरुस्त कीजिएगा। आपने ये कहा था जब प्रधानमंत्री मोदी ने ऐप पर सर्वे कराया था, आपने ये कहा था कि जिस देश में एक बड़ा तबका अपना नाम नहीं लिख सकता, पढ़ लिख नहीं सकता, आप वहां ऐप बेस्ड सर्वे कराते हैं और उसके बाद ये उम्मीद करते हैं कि आपकी नोटबंदी के साथ लोग खड़े होंगे। लेकिन सर, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं पूछना चाहूंगी, महाराष्ट्र और गुजरात के निकाय चुनावों में बीजेपी की जो जीत हुई है वो तो ऐप नहीं थी ना? आप मानेंगे वो जनता का वोट था जो कि नोटबंदी के बाद आया। सबसे पहली बात यह है कि प्रधानमंत्री का सर्वे गलत इसलिए है क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर का ऐप नहीं है, वो नरेंद्र मोदी एक प्राइवेट इंडिविजुअल का ऐप है। और याद रखिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या कहता है कि अगर आप गवर्नमेंट को अपना इंफॉर्मेशन देंगे तो प्रोटेक्टेड है डेटा।
प्राइवेट लोगों को देंगे तो प्रोटेक्टेड नहीं है। दूसरी बात, आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, यकीनन बीजेपी ने अच्छा किया, मगर म्युनिसिपल इलेक्शन में जो कोई सरकार होती है, म्युनिसिपल और बाई इलेक्शन सरकार जीतती है, और बीजेपी ने महाराष्ट्र को स्वीप नहीं किया है। शिवसेना भी खिलाफ है, कांग्रेस भी खिलाफ है, एनसीपी भी खिलाफ है, हम भी खिलाफ हैं। तो अगर आप इनके नंबर्स ऐड कर लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि बीजेपी का क्या है। मगर ठीक है, आपने जीता है, मानता हूं इस बात को, मगर क्या आप इस जीत को ये समझ रहे हैं कि 100 लोग की जान चले गई, क्या वो वापस आने वाली है? आज आप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को इजाजत देते हैं, मगर डिस्ट्रिक्ट और एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक को इजाजत नहीं देते। आप कहते हैं कि पुराना पैसा लेकर आप गवर्नमेंट के फर्टिलाइजर दुकान जाइए, कितने फर्टिलाइजर दुकान गांव में है? तमाम के तमाम प्राइवेट में है। 2 साल के बाद बारिश हुई है, रूरल इकोनॉमी ग्रो होने वाली थी, जीएसटी आने वाला था, और आपने एक फैसला ले लिया। अरे आप ये तो बताइए कि भाई इसमें आपने हासिल क्या किया? गरीब ही पिस रहा है। जो 50% आपने कहा कि दे दो और वापस कर लो, तो फिर ये कहां जाएगा? ये आपकी हर ये पॉलिसी नाकाम साबित होने वाली है, और अब आने वाले 8 से 9 महीने तक यही तकलीफ उठाना पड़ेगा। डिजिटल इंडिया की आप बात करते, कल राज्यसभा में संतोष कुमार गंगवार ने स्टेटमेंट दिया कि 32 लाख डेबिट कार्ड में मैलवेयर आ गया था डिमोनेटाइजेशन से पहले। अब आप खुद बताइए फिर ये कहां जा रहे हैं? हम ब्लैक मनी आप बंद करिए, मगर आप खुद ब्लैक मनी इस्तेमाल करते हैं ना। भूपेंद्र यादव जी, तैयारी नहीं थी सरकार की, तैयारियों पर पूरी तरह से फेल रही है विपक्ष का आरोप। देखो, तैयारियों का एक पक्ष ये लोग रख रहे हैं, लेकिन आप दूसरा पक्ष भी देखिए। आज के 20 साल पहले अगर कोई व्यक्ति कहता कि हिंदुस्तान के हर गरीब के हाथ में मोबाइल होगा तो कोई आदमी विश्वास नहीं करता। लेकिन आज तैयारी क्या है? हमारे देश में 103 करोड़ मोबाइल के कनेक्शन हैं। हमारे देश में 117 करोड़ सेविंग अकाउंट है। हमारे देश में लगभग इस समय 40 करोड़ जो अकाउंट है वो आधार से जुड़ चुके हैं। जनधन योजना में हम लोगों ने 25 करोड़ अकाउंट खोल चुके हैं। देश के 103 करोड़ मोबाइल फोनों में 35% जो मोबाइल फोन है वो जो ऐप से जुड़े हुए, जो जिनको स्मार्टफोन कहते हैं, वो कहते हैं। तो हमारे पास एक ढांचागत व्यवस्था है। अब ये जो ढांचागत व्यवस्था है, अगर कोई मान लीजिए माइनॉरिटी का बच्चा है, उसको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, क्या डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में नहीं जानी चाहिए? क्या ओवैसी साहब उसका विरोध करेंगे? कोई ओबीसी का, एससी एसटी का बच्चा है, उसकी स्कॉलरशिप डायरेक्ट उसके अकाउंट में नहीं जानी चाहिए, क्या ओवैसी साहब उसका विरोध करेंगे? कोई गरीब मुसलमान, हिंदू कोई भी हो, उसकी वृद्धावस्था पेंशन है, क्या उसके डायरेक्ट अकाउंट में नहीं जानी चाहिए? उसका ये कोई विरोध करेंगे? और इस देश का टैक्स बेस क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? आज जब आप जीएसटी लाने वाले हैं और आप जीएसटीएन का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार कर चुके हैं, आप ये जानने वाले हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो आज उस टैक्स के ऊपर आने वाली है, उसका समान डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं होना चाहिए? इस देश के रिसोर्सेस का, इस देश का जो भी संसाधन है, उसका समान रूप से गरीबों के लिए वितरण क्यों नहीं होना चाहिए? और जब हम गरीब कहते हैं तो गरीब हिंदुस्तानी हैं, जिनकी 70 साल से तकदीर बदलने की कोशिश कांग्रेस ने नहीं करी। आज पारदर्शिता के माध्यम से हम करना चाहते हैं, और यही एक कारण है कि देश का आम आदमी आज इस फैसले के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि हम उस भविष्य के भारत की बुनियाद रखना चाहते हैं जिसमें पारदर्शिता हो। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये जो हमारे विचारों का संघर्ष है ना, ये आपस में लड़ने के लिए नहीं होना चाहिए, ये समतामूलक भारत बनाने के लिए होना चाहिए। यादव जी, आप विचारों का संघर्ष, इस बात को कह रहे हैं, इस बात को बाकी मंत्री कह रहे हैं, इस बात को प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, लेकिन संसद को छोड़कर हर मंच पर कह रहे हैं, संसद के भीतर क्यों नहीं? क्या पीएम की ये खामोशी विपक्ष को सियासत का मौका नहीं दे रही है? खामोशी नहीं है, संसद के भीतर। अब बताइए, पहले दिन जब राज्यसभा आई तो 267 में इन्होंने कहा चर्चा कराई जाए। 267 का अर्थ है कि सदन के सारे नियमों को निरस्त करके चर्चा कराई जाए। हमने उसी समय का चर्चा करिए। पूरे दिन कांग्रेस ने चर्चा करी, पूरे दिन चर्चा करी, कांग्रेस के 2-2 नेताओं ने भाषण दिया। अगले दिन वो चर्चा से भाग गए। फिर बोले प्रधानमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी सदन में थे, 1 घंटे चर्चा करी, फिर सदन से भाग गए। फिर बोले प्रधानमंत्री जी सदन में आए, प्रधानमंत्री जी सदन में बैठे थे। भैया आप चर्चा से क्यों भाग रहे हो? आप चर्चा करिए ना, चर्चा करने के लिए मना कौन कर रहा है? साहब, टेक्निकलिटीज में हमें पढ़ना चाहिए कि वोटिंग कराइए, नहीं। जनता कहाँ गई है? जनता क्यों गायब हो गई है? ये क्या राजनीतिक पार्टियों की अपनी छटपटाहट है, घबराहट है जो वो दिखा रहे हैं, या कोई उस गरीब इंसान का भी सोच रहा है? सुनिए, ये अभी इतना लंबा चौड़ा जवाब दिए। हिंदुस्तान में 40 करोड़ लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते। कहाँ कैशलेस सोसाइटी की बात कर रहे हैं? 20 करोड़ लोग वो इनफॉर्मल सेक्टर में हैं।
क्या करेंगे इसके बारे में? कभी चलिए, चल के देखिए कौन सी मंडी मार्केट में क्या हाल हो रहा है। चलिए कभी पोर्ट्स पे चलिए, जहां पर रेलवे के सामान आते वहां चलकर देखिए। यहां बैठकर, इस एयर कंडीशन कमरे में बैठकर इन बातें करना बहुत अच्छा लगता है, मगर जो परेशान हाल है, जो 8-8 घंटे 6-6 घंटे लाइन में खड़ा हो रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है, और आप कैशलेस सोसाइटी की बात कर रहे हैं, करिए, मगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपका बस चले तो आप इंटरनेट बंद कर देते हैं। 4 महीने आपने कश्मीर में इंटरनेट बंद कर दिया। और रहा सवाल स्कॉलरशिप मिलने का, भाई साहब आप कोई भीख नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री आए। प्रधानमंत्री क्या कोई भगवान है आके दर्शन दे रहे हैं पार्लियामेंट को? वो लीडर ऑफ द हाउस हैं, उनको पार्लियामेंट चलते हुए आकर बैठना पड़ेगा। आपको एहसान नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान की आवाम ने उनको प्रधानमंत्री बनाया, उनका काम है रोज आके बैठे, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो। और आपके पास अब इतनी बड़ी मेजॉरिटी है तो लोकसभा में मान लीजिए, वोटिंग करवा लीजिए, आप ही जीतेंगे। मगर एक मैसेज अपोजिशन देना चाहता है कि हम आपके इस फैसले से मुत्तफिक नहीं है, राजी नहीं है, हम इसके खिलाफ हैं। और क्या राजी इसलिए नहीं है? ओवैसी साहब, मैं इसे यूपी चुनाव से जोड़ूंगी और फिर भूपेंद्र जी मैं चाहूंगी आप भी इसकी प्रतिक्रिया दें। ओवैसी साहब, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हम ऐसा फैसला ले रहे हैं जिसका कई राजनीतिक पार्टियां समर्थन नहीं करेंगी, क्योंकि हम उन पार्टियों को कह रहे हैं कि भाई अब चंदे में काला धंधा नहीं हो पाएगा, अब चंदा चेक से होगा। और जब हम ऐसा कह रहे हैं तो छटपटाहट दिख रही है। तो नहीं, वक्त मांग रही है, आपको लगता है? मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आप पॉलिटिकल फंडिंग की बात कर रहे हैं, 19,000 रुपए का मैं चंदा दे देता हूं, कोई पूछने वाला नहीं है मुझे। सब वही करते हैं। क्या पूरे जितने रैलियां अमित शाह की हुई हैं डिमॉनेटाइजेशन से पहले, क्या वाइट पैसे में हुई हैं क्या? या मेरी रैलियां? सब वो उसमें होता है। दूसरी बात यह कि जब तक आप अंग्रेजों का फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फॉलो करेंगे, करप्शन रहेगा। जब तक एक एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 16-17 लाख की आबादी होगी, करप्शन होगा। आपको बहुत गहराई से काम करने की जरूरत है। आप पॉलिटिकल फंडिंग क्या है, 19,000 से कम होगा। फिर आपने क्यों लिया वो वेदांता कंपनी से? आप और कांग्रेस ने लिया, और दोनों के इंटरेस्ट जब एक हो जाते हैं, पैसों के मामले एक होंगे, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से आपने केस वापस ले लिया। क्यों लिया वापस आपने? आपने उस कानून को आपने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का असर दिया। क्यों दिया आपने? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी को फायदा पहुंचाना था। आप ये सब चीजें करेंगे। कहां जा रहा है कि किसको बता रहे हैं आईना? अपने आप को पहले देख लें। आरोप ये भी लग रहा है बीजेपी पे कि अपने पैसे को ठिकाने लगाया और बाकियों की कमर तोड़ने की कोशिश की। नहीं, ये थोड़ा बहुत क्या है, एयर कंडीशन कमरे में तो अभी आपने बुला लिया एबीपी ने, इसलिए आके बैठ गया, वरना हम तो गांव और देहात में रहने वाले आदमी हैं। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ओवैसी साहब 22 नवंबर 2016 को इस देश के कृषि मंत्री ने एक प्रेस विज्ञप्ति निकाली है। पिछले साल के मुकाबले में जो अभी बुआई हुई है वो पिछले साल के मुकाबले में काफी ज्यादा हुई है। इसलिए कहना कि कोई कृषि पे असर पड़ गया, मेरे को नहीं पता आप कहां से लेके आए, संसद के प्रति उत्तरदायी है। आप कृषि के उठा करके आंकड़े देख लीजिए, पहला विषय। दूसरा विषय, गरीब को उसका हक नहीं मिला, यही तो 70 साल की लड़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो आज गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, अगर गरीब को 70 साल में उसका हक मिल जाता तो इस लड़ाई जो हिंदुस्तान में जिसके लिए लोगों ने हमको विश्वास दिया है, उसी को पूरा करने के लिए तो हम लोग आए हैं। इस देश के प्रधानमंत्री ये कहा करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी के 6 साल में भी हक नहीं मिला, लाल बहादुर शास्त्री के दौर में भी नहीं मिला, आप दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। चलिए और सुन लीजिए, 1947 में देश आजाद हुआ था, 1997 तक किसी ने सुना नहीं था कि हिंदुस्तान की कोई सड़कें गांव में भी जाती है। 50 साल बाद प्रधानमंत्री सड़क योजना दी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दी, क्योंकि हमारी काम करने की दृष्टि है कि हिंदुस्तान का समग्र रूप से विकास होना चाहिए। और जो विकास का बल्ब जब जलता है तो वो किसी जाति बिरादरी पे नहीं जलता, वो हर हिंदुस्तानी के घर में जलता है। एक सवाल है, और अगर मैं जो हमारे ऑडियंस में इधर है उनका नाम सही से नहीं पढ़ पा रही हूँ तो माफ कीजिएगा, मेरे ख्याल में राकेश ठाकुर है शायद, उस सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि भूपेंद्र जी, नोटबंदी से जुड़ा इसीलिए अभी पूछ रही हूँ, भूपेंद्र जी लाइन में लगकर 80 लोगों की जान गई, क्या भाजपा की नजर में मौतें सिर्फ सैनिकों की होती है, इन लोगों की नहीं? देखिए, किसी भी संवेदनशील समाज में हम इस बात को बहुत विनम्रता से स्वीकार करते हैं कि सामाजिक जीवन में तकलीफें कम होनी चाहिए, लेकिन हमारी जो तकलीफें इस समय हुई है, प्रधानमंत्री जी ने जब अपना पहला संबोधन जब दिया था 8 नवंबर को, उन्होंने 2 बातें कही थी कि देश ईमानदारी का उत्सव मनाने के लिए और देश ईमानदारी पे चलने के लिए मेरे साथ तैयार हो। 50 दिन की तकलीफ हुई है, हम बहुत विनम्रता से उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन भाई
सैनिक का जो जीवन है वो एक कर्तव्य परायणता का जीवन है, उसका हम बहुत ज्यादा आदर करते हैं, इसलिए इसमें किसी प्रकार की तुलना करना मैं मानता हूं ये उचित नहीं है। एक सवाल और है सर, ये मोहित यादव हैं, प्रोफेसर मोहित यादव, जो पूछ रहे हैं कि आपकी पार्टी का हर एक नेता, इनका सवाल है, आपकी पार्टी का हर एक नेता बदलाव को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, आप लोग बहुत उत्तेजक और भावनात्मक भाषण देने में भी माहिर हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग आरटीआई के अंतर्गत आनी चाहिए या नहीं, इस पर अपने स्टैंड में बदलाव किया है? पॉलिटिकल पार्टी की जितनी भी फंडिंग है वो इनकम टैक्स के अंतर्गत उसका सारा असेसमेंट होता है, उसका ऑडिट होता है, और हमारे देश में निष्पक्ष चुनाव करने का जो एकमात्र बॉडी है वो इलेक्शन कमीशन है। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, इस देश की सारी पॉलिटिकल पार्टी ने एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरे चुनाव में अपनाया। ये कभी भी संसद ने कानून नहीं पास किया है। इस देश के हर राजनेता की संपत्ति का, व्यवसाय का, उसकी शिक्षा का, उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी ये पारदर्शिता के साथ जनता के सामने रखी गई है। इसमें और पारदर्शिता आनी चाहिए, इसमें और पारदर्शिता आने से हमें कोई मना ही नहीं है। 20,000 या उससे कम के होते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि क्या है, मतलब पार्टी इनकम टैक्स असेसमेंट है ना, आपके पास पूरा ऑडिट है, हर पॉलिटिकल पार्टी का ऑडिट है। आरटीआई के तहत आने से पार्टियां घबरा जाती है इस मामले में। कहाँ मना है? आप पूरा इनकम टैक्स ऑडिट है, आपके पास सारी हर पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का ऑडिट होता है, कौन मना कर रहा है? ठीक है, अब नोटबंदी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे वो जो राष्ट्रवाद का एक मुद्दा है जो देश में हर मुद्दे के साथ जुड़ जाता है। सिनेमा हॉल्स में राष्ट्रगान पर ओवैसी साहब, आपने कोर्ट के आदेश का स्वागत तो किया, लेकिन साथ ही में एक सवाल भी पूछ लिया कि भाई क्या खड़े होने से देशभक्ति बढ़ेगी? ये शंका क्यों है आपके मन में? नहीं, आपने सोली सोराब जी का आर्टिकल पढ़ा आज अखबार में जो आया, वो क्या लिख रहे हैं? वो तो वाजपेयी गवर्नमेंट में अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। वो क्या लिख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। अगर वाकई में नेशनलिज्म को फरोग देना है तो थिएटर में क्यों भाई? आप बना दीजिए कानून के, पार्लियामेंट का रोज सेशन में जनगणना पढ़ा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर डिवीजन कोर्ट से मजिस्ट्रेट कोर्ट तक जो कोई भी शुरू होगा तो जनगणना शुरू होगा। कलेक्टर हैदराबाद जो भी होगा उस कुर्सी पे बैठने से पहले जनगणना में पढ़ेंगे। बना दीजिए ताकि हो जाएगा। ये समझ में नहीं आता मुझे कि कानून कौन बनाएगा? अगर फर्ज करिए कल कोई नहीं उठ पाएगा तो क्या होगा? कौन चेक करेगा उसको? कौन चेक करेगा? और जो लोग विकलांग हैं, जो फिजिकली डिसेबिलिटीज हैं, उनको क्या करेंगे आप? कई लोग बीमार होते हैं, उनको क्या करेंगे? तो मैं नहीं समझता कि इससे नेशनलिज्म को फरोग होगा। ठीक है, अब कोर्ट का ऑर्डर है तो सर आंखों पे है, मगर मैं नहीं समझता कि इससे एक बूस्ट मिलेगा कि हर कोई जो है पेट्रियोटिक और नेशनलिस्ट हो जाएगा। ठीक है, भूपेंद्र जी, आपकी पार्टी ने इस फैसले का स्वागत किया है कोर्ट के, लेकिन जो बात ओवैसी जी कह रहे हैं वो सोशल मीडिया पर भी चल रही है कि भाई फिर हॉल में ही क्यों? ये तो क्रिकेट के हर मैच से पहले हो, संसद की हर कार्यवाही से पहले हो, अदालत में जज बैठे उससे पहले राष्ट्रगान हो, हर जगह होना चाहिए फिर। ये तो न्यायालय का निर्णय है, तो हम इस न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो राष्ट्रवाद की अवधारणा है वो निर्णय से भी बहुत ज्यादा व्यापक है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का अर्थ है कि हर एक भारतीय के मन में भारतीय होने के प्रति सम्मान का भाव रहे। अपनी अलग अलग सामाजिक जीवन, सामाजिक विषयों को स्वीकार करते हुए हम इस देश के निर्माण के लिए अपना एक सकारात्मक योगदान दे सकें। अपनी अपनी आस्था, पंथ, मत और विश्वास को करते हुए इस देश के जो एक लंबे समय से चले आ रहे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उसको जीवंत बनाने का प्रयास करें। हम एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास करें जिसमें आर्थिक प्रगति भी हो और सामाजिक न्याय भी हो। हम एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास करें जिसमें भौतिक प्रगति भी हो और आध्यात्मिक मूल्य भी हो। राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ी अवधारणा है और हमारा मानना है राष्ट्रवाद का अर्थ है जब भी देश को जरूरत पड़े तो अपने जीवन से बड़ा महत्वपूर्ण जीवन देश का होता है। यही हमारी राष्ट्रवाद की अवधारणा है। ओवैसी साहब, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भाई फिल्म की शुरुआत राष्ट्रगान से हो, अंत राष्ट्रगीत वंदे मातरम से हो, तो ये बहुत ही अच्छा है देश की एकता के लिए। और जो लोग इस बात से असहमत हैं वो समझ लें कि पहले देश आता है फिर धर्म आता है। आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो ये याद दिलाना चाहूंगा कि नेशनल फ्लैग की मुखालिफत किसने की थी? नेशनल एंथम की मुखालिफत किस? तो आप देख रहे थे शिखर सम्मेलन। असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त जवाब दे रहे थे इस सवाल पर कि जो नेशनल एंथम हर सिनेमा हॉल में फिल्म दिखाने से पहले चलना चाहिए, उस पर उनकी क्या राय है। शिखर सम्मेलन आगे भी जारी है, हम जल्द लौट रहे हैं।
तो शिखर सम्मेलन में हम बात, ये हाथ तो मेरी बहू पे खूब जचेगा। ये हाथ तो चाची के ऊपर जचेगा, पर क्या ये घर